ठीक है दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। देखिए, इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी यीट्स पढ़ रहे हैं और पेज नंबर 258 पर आइए। देखिए, 2 लाइंस अपनी बाकी रह गई थी सेक्शन 1 की। डायरेक्ट अपन सेक्शन सेकंड पर जंप कर गए थे, तो एक बार फिर से सीढ़ियाँ उतर करके और वापस से सेक्शन फर्स्ट के मंदिर में चलते हैं। जूते चप्पल बाहर खोल दीजिएगा। देखिए, तो कल हमने पढ़ा था सेक्शन 1 जो है हमने कल कंप्लीट कर ली थी, और सेक्शन 1 में कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से लोग जो है आने वाले समय में क्या पता डब्ल्यू बी यीट्स को और उनकी राइटिंग्स को याद रखेंगे भी या नहीं रखेंगे। पता नहीं, जिस दिन डब्ल्यू बी यीट्स की डेथ हुई थी क्या पता उस दिन को लोग भूल जाएं, क्या पता हो सकता है आने वाले समय में लोग जो है अपने अपने काम में बिजी रहें। जैसे कोई सेल्फिश लोग होंगे तो वो अपने स्वार्थ में ही डूबे रहेंगे, उसी को वो अपनी स्वतंत्रता समझते रहेंगे। हो सकता है आने वाले समय में गरीब जो है और पीड़ा से जो है युक्त होते रहें और पीड़ाएं उनके ज़िंदगी में आती रहें जिनके वो आदी हो चुके हैं, है ना। हो सकता है आने वाले समय में, हो सकता है, लगा दो उसको गौरव, लगा दो इसको। हो सकता है आने वाले समय में जो पेरिस का जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पर लोग जो है चिल्ला रहे होंगे वहाँ पर। तो ऐसे समय में, आने वाले भविष्य में, चाहे जो कुछ भी हो, केवल कुछ हजार लोग ही ऐसे होंगे जो इस दिन को जो है किसी असामान्य सी घटना के रूप में याद रखेंगे कि भाई इस दिन जो है कोई असामान्य घटना घटित हुई थी। और क्या घटित हुई थी? विलियम बटलर येट्स की डेथ हुई थी इस दिन। केवल कुछ हजार लोग ही इस दिन को जो है आने वाले समय में याद रखेंगे। Oh, all the instruments agree the day of his death was a dark cold day। और वाकई में लास्ट में सेक्शन फर्स्ट को वो इस तरह से ख़त्म करते हैं W.H. ऑर्डन कि वाकई में सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी टेम्परेचर को मेजर करने वाले थे वो सब ये बता रहे थे कि जिस दिन डब्ल्यू बी यीट्स की डेथ हुई थी वो बहुत ही अंधेरे से और सर्दी से भरा हुआ दिन था। काफ़ी सर्दी थी उस दिन। चलिए भाई, देखिए, सेक्शन फर्स्ट कंप्लीट है दोस्तों। अब सेक्शन सेकंड स्टार्ट करते हैं हम। अब सेक्शन सेकंड में मीनिंग्स लिख लिए थे ना पूरे सेक्शन सेकंड के। देखिए, अब देखिए सेक्शन सेकंड जो है इसको थोड़ा गौर से समझिएगा, है ना। थोड़ा डीप, बहुत ज़्यादा डीप, समंदर की गहराई जितनी डीप होती है उतना गहरा गोता लगाना है अपने को इस समंदर में, ठीक है। तो तैरना वैरना आता होगा आपको, नहीं आता हो तो सीखने का भी टाइम नहीं है अब तो तैरना ही पड़ेगा। नहीं भी आता हो तो भी सीखने का समय अब है नहीं। अब तो डायरेक्ट जो है नीचे तल में डूबना ही पड़ेगा अगर नहीं आता है तो। जैसे भी हाथ पैर मारना, लेकिन मारना ज़रूर, ठीक है, क्योंकि नहीं मारोगे तो समझ में नहीं आएगा, तो हाथ पैर तो मारना ही पड़ेगा, ठीक है। तो गहराई बना करके रखना अपने दिमाग की, क्योंकि काफ़ी फिलोसॉफिकल बात है यहाँ पर, ठीक है। देखिए, सेक्शन सेकंड बाय W.H. ऑर्डन इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स। क्या कह रहे हैं वो? देखिए, यू वर सिली लाइक अस, योर गिफ्ट सर्वाइव्ड इट ऑल। W.H. ऑर्डन यहाँ पर कहते हैं कि W.B. येट्स को एड्रेस करके बोल रहे हैं वो कहते हैं कि W.B. येट्स, यू वर सिली लाइक अस, तुम भी हमारी तरह ही जो है बेवकूफ़ थे। अब यहाँ पे सिली का मतलब बेवकूफ़, स्टूपिड से नहीं है। स्टूपिड का मतलब, सिली से मतलब यहाँ पर है, यानी तुम भी जो है एक जैसा हम आम इंसान होते हैं। भाई तुम महान पोइट तो थे, वो बात अलग है, लेकिन थे तो तुम भी एक साधारण आम इंसान ही हमारी तरह। तो ये है सिली का मतलब यहाँ पे। सिली का मतलब यहाँ पे बेवकूफ़, स्टूपिड से नहीं है। सिली का मतलब है आम इंसानों की तरह एक आम आदमी थे तुम भी, है ना। यू वर सिली लाइक अस, W.B. येट्स, तुम भी एक आम पोइट की तरह, जो एक साधारण कवि का जो जीवन होता है, बिल्कुल एक साधारण कवि के जीवन की तरह ही तुम्हारा भी जीवन था। एंड योर गिफ्ट सर्वाइव्ड इट ऑल, और तुम्हारे गिफ्ट से मतलब यहाँ पर है W.B. येट्स की राइटिंग्स है, उनकी बुक्स से, है ना। और तुम्हारा जो गिफ्ट है, उस तुम्हारे गिफ्ट से इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। योर गिफ्ट सर्वाइव्ड इट ऑल, तुम्हारी जो किताबें हैं जो अभी भी जिंदा हैं, तुम तो मर गए हो, तुम्हारी तो डेथ हो गई है, लेकिन तुम्हारा जो गिफ्ट अभी भी जिंदा है, यानी तुम्हारी जो राइटिंग के रूप में जो तुम अभी भी जिंदा हो, तुम्हारी राइटिंग, तुम्हारी रचनाएं, उनसे जो है हमें ये सारी बातें पता लगती है।
जो तुमने तुम्हारी राइटिंग में लिखी हैं, यानी तुमने तुम्हारी राइटिंग में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और उन तमाम चीज़ों से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है जो तुम्हारी ज़िंदा बची हुई किताबें हैं, जो तुम्हारी ज़िंदा बची हुई राइटिंग्स हैं जिनमें तुमने सब कुछ लिखा है, तो उनसे हमें ये सारी जानकारी प्राप्त होती है। तुम तो मर गए हो तो क्या जानकारी प्राप्त होती है, देखिए। द पैरिश ऑफ रिच विमेन, तुमने अपनी राइटिंग में जो है बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया है। तुमने अपनी राइटिंग में पैरिश, किसी एक ऐसे स्थान के बारे में लिखा है जहाँ पर बहुत सारी रिच विमेन रहा करती थी। रिच विमेन के बारे में, अब देखो WB यीट्स यहाँ पर जो है उनका संबंध काफ़ी सारी रिच विमेन से भी था दोस्तों। लंदन में उस टाइम पर मॉडर्न एज की बात कर रहे हैं अपन, तो 20वीं सेंचुरी में लंदन में जितने भी जो रिच फैमिलीज़ थी, उन रिच फैमिलीज से भी जो है WB यीट्स का काफ़ी अच्छा संबंध था। रिच फैमिलीज़ में रहने वाली जो रिच वुमेन थी वो भी जो है WB यीट्स को जानती थी, उनको सपोर्ट किया करती थी, उनकी राइटिंग्स को प्रमोट करने का काम करती थी वो सारी की सारी रिच वुमेन, है ना। तो उन रिच वुमेन के बारे में उन्होंने अपनी राइटिंग्स में लिखा है। फिजिकल डिके, अपनी शारीरिक पीड़ाओं के बारे में उन्होंने अपनी राइटिंग्स में लिखा है। यानी तुम भी हमारी तरह एक साधारण व्यक्ति थे और ये सारी बातें हमें किससे पता लगता है, किससे पता लगती हैं, तुम्हारी राइटिंग से पता लगती हैं। तुम्हारी राइटिंग जो अभी भी जिंदा हैं, यानी जो बची हुई हैं, उनको पढ़ करके हमें जो है ये सारी बातें पता लगती है कि तुमने भी जो है अपनी राइटिंग्स में फिजिकल डिके के बारे में, शारीरिक पीड़ाओं के बारे में, शारीरिक पतन के बारे में जो है लिखा है कि किस तरह से तुमने बताया है योरसेल्फ यानी तुम्हारे खुद के बारे में तुमने बताया है। क्या बताया है कि तुम्हें भी जो है काफ़ी सारी अपने जीवन में काफ़ी पीड़ाओं का सामना करना पड़ा, काफ़ी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा, काफ़ी सारे दुख दर्द तुम्हारे जीवन में आए और किस तरह से तुम जो है बाद में बूढ़े हो गए, है ना, ओल्ड एज में चले गए, बुढ़ापे में चले गए और इसके बाद तुम्हारी डेथ हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है तुमने भी फील की है, ये सारी चीज़ें तुमने भी अपने जीवन काल में महसूस की है। और इसी सारी चीज़ों के बेसिस पे उन्होंने ऊपर वाली लाइन लिखी है, यू वर सिली लाइक अस, तुम भी हमारी तरह जो है एक आम इंसान ही थे, तुम भी हमारी तरह जो है एक साधारण व्यक्ति थे। पोइट तो थे, महान थे, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन थे बिल्कुल एक आम पोइट की तरह ही। जैसे एक आम साधारण व्यक्ति का पोइट का जीवन होता है, बिल्कुल वैसा ही तुम्हारा भी जीवन था, क्योंकि एक आम इंसान की ज़िंदगी जैसी होती है वैसी ज़िंदगी तुम्हारी थी। और ये सारी बातें हमें तुम्हारी राइटिंग से पता लगती हैं, जिसमें तुमने इन सारी चीज़ों का जिक्र किया है, इन सारी चीज़ों के बारे में लिखा है। और तुम्हारी ही राइटिंग से हमें ये बात भी पता लगती है जो आगे वो लिख रहे हैं। क्या पता लगती है तुम्हारी राइटिंग से? मैड आइलैंड हर्ट यू इनटू पोइट्री। तुमने अपनी राइटिंग में इस चीज़ का भी जिक्र किया है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस टाइम की बात है दोस्तों। ये मैड आइलैंड यहाँ पर किस लिए आया है? मैड आइलैंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास 1920s के आसपास जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में 1920s के आसपास जो है आयरलैंड में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था दोस्तों। उस टाइम पे आयरलैंड में जो है फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, स्वतंत्रता का संघर्ष चल रहा था। वहाँ पे वो लोग जो है लड़ाई लड़ रहे थे इंग्लैंड से अलग होने के लिए। इंग्लैंड का कब्जा था आयरलैंड के ऊपर, तो आयरलैंड के लोग जो है लड़ाई लड़ रहे थे अपने अलग होने के लिए, स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए। तो लोग जो है पागलों की तरह लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, बहुत उन्माद में जो है लोग जो है युद्ध तक की बात जो है चल रही थी। पॉलिटिकल मामला मतलब इतना गरमाया हुआ था उस टाइम पे, लोग पागलों की तरह जो है विरोध कर रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पर मैड एडजेक्टिव का यूज़ किया है उन्होंने, W.H. ऑर्डर ने, मैड आइलैंड, क्योंकि लोग जो है युद्ध के लिए आमादा थे, लड़ाई लड़ने के लिए आमादा थे कि भाई चाहे लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, मार देंगे, या तो है ना मर जाएंगे या मार देंगे, लेकिन हमको जो है अलग राष्ट्र चाहिए, अलग जो है कंट्री हमको चाहिए आयरलैंड के रूप में। तो आयरलैंड के उस समय के जो लोग थे वो पागलों की तरह जो है बिहेव कर रहे थे उस समय, और उन लोगों को समझाने के लिए तुमने अपनी राइटिंग्स में काफ़ी कुछ लिखा। उन लोगों को, उस मैड आइलैंड को समझाने के लिए तुमने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ लिखा।
और उनका जो व्यवहार था उस व्यवहार ने तुम्हें काफ़ी परेशान किया, हर्ट यू, मैड आयरलैंड हर्ट यू। यानी कि उस समय आयरलैंड की जो स्थिति थी वो कुछ ऐसी थी कि वो अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनके उस व्यवहार को देख करके तुम्हें काफ़ी चोट पहुंची, तुम्हें काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि ये भी तो आयरलैंड से थे, W.B. यीट्स भी कहाँ से थे, आयरलैंड से बिलोंग करते थे। तो आयरलैंड में जब तुम रह रहे थे उस समय, तो उस समय आयरलैंड के लोगों का जो व्यवहार था उस व्यवहार को देख करके तुम्हें काफ़ी हर्ट फील हुआ, आयरलैंड के लोगों ने तुम्हें काफ़ी हर्ट किया। और ये बात हमें इन योर पोइट्री, तुम्हारी पोइट्री में पता लगती है। तुमने उन लोगों को समझाने के लिए अपनी पोइट्री में काफ़ी कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी, तुमने उन लोगों को सही राह पर आने के लिए, उनके व्यवहार को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें लिखी, जिसकी वजह से शायद तुम्हें पोइट बनना पड़ा। हो सकता है शायद तुम्हारा पोइट बनने के पीछे यही सबसे बड़ा रीज़न रहा हो कि आयरलैंड के लोग समझ नहीं रहे थे, वो लोग जो है नादानी कर रहे थे, बहुत स्टूपिड तरीके से जो है बिहेव कर रहे थे, पागलों की तरह जो है लोग सड़कों पर उतर आए थे। हो सकता है शायद यही एक रीज़न रहा हो तुम्हारा पोइट बनने के पीछे। लेकिन जो भी बात रही हो, तो उन लोगों ने तुम्हें जो है काफ़ी परेशान किया। उन लोगों ने, अब परेशान किया मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इनको डंडे मारे, परेशान करने से मतलब ये है कि उनके व्यवहार देख करके तुम्हें काफ़ी दुख हुआ। भाई बात को रखने का एक तरीका होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग इस तरह से जो है बेवकूफ़ों की तरह व्यवहार करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो उनके उन एक्टिविटीज़ को देख करके, उनके उस व्यवहार को देख करके तुम्हें काफ़ी बुरा लगा, और ये बात तुमने अपनी पोइट्री में लिखी है, क्योंकि तुमने उनको समझाने के लिए अपनी पोइट्री में काफ़ी कुछ लिखा है। उन लोगों को सही राह दिखाने के लिए तुमने काफ़ी अपनी सारी ऐसी राइटिंग्स लिखी है जिसमें तुमने ये संदेश देना चाहा है उन आयरलैंड के लोगों को कि भाई सही राह पर आ जाओ दोस्तों, सही राह पर आ जाओ। लेकिन वो नहीं माने, तो इसीलिए W.B. यीट्स हर्ट हुए। ये है इसका मतलब, समझ में आई बात? यानी कि तुम हर्ट क्यों हुए? उन लोगों के व्यवहार को देख करके, उन लोगों के व्यवहार की वजह से। तो उन लोगों ने तुम्हें हर्ट किया, इसीलिए उन्होंने लिखा है मैड आयरलैंड हर्ट यू इन पोइट्री। और हो सकता है शायद इसी वजह से तुम पोइट बने हो, या फिर हो सकता है कि उनको समझाने के लिए तुमने काफ़ी सारी राइटिंग्स लिखी हो, और ये सारी बातें हमें तुम्हारी पोइट्री से ही पता लगती है, तुम्हारी राइटिंग से ही पता लगती है, तुम्हारे गिफ्ट से ही पता लगती है, जो सर्वाइव कर रहे हैं अभी भी, यानी कि जो बची हुई हैं, जो जिंदा हैं, क्या? तुम्हारी राइटिंग्स। उनसे हमें ये सारी की सारी जानकारी मिलती है। और तुमने अपनी राइटिंग में आयरलैंड के लोगों को समझाने के लिए काफ़ी सारे बातें तो लिखी है, तुमने अपनी राइटिंग्स में आयरलैंड के लोगों को सही राह पर लाने के लिए बहुत कुछ लिखा तो है, लेकिन नाउ स्टिल, लास्ट में है स्टिल, लेकिन अभी भी आयरलैंड हैज़ हर मैडनेस, लेकिन अभी भी यानी कि आज भी आयरलैंड के लोगों में वही पागलपन अभी भी जिंदा है। एंड हर वेदर, और उस समय जब तुम जिंदा थे, जब तुम लोगों को सही राह पर लाने के लिए जो मार्ग दिखा रहे थे, जो राइटिंग्स लिख रहे थे, उनको व्यवहार को बदलने के लिए, वही वातावरण, उस समय जो वातावरण था, वही वातावरण आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। यानी आज भी कुछ नहीं बदला। तुम्हारी राइटिंग से हमें ये तो पता लग गया कि उस समय आयरलैंड के लोग कैसा व्यवहार कर रहे थे, उस टाइम पर आयरलैंड की कंडीशन कैसी थी। तुमने उनको सही मार्ग पर लाने के लिए, उनको स्टीयर करने के लिए काफ़ी सारी राइटिंग्स लिखी, काफ़ी सारी पोइट्री लिखी उनको समझाने के लिए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आज भी तुम तो मर गए हो। उस समय उनके व्यवहार को देख करके तुम काफ़ी दुखी हुए थे, तुमने राइटिंग्स भी लिखी उनको समझाने के लिए, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ तुम्हारी राइटिंग्स का। और आयरलैंड की स्थिति आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे उस समय थी। आज भी आयरलैंड का वातावरण बिल्कुल वैसा ही है जैसे उस समय था, और आज भी आयरलैंड के लोगों में वही पागलपन है जैसे उस समय था। आज का मतलब अभी की बात नहीं कर रहे हैं अपन, जब उन्होंने W.H. ओडर ने ये पोइट्री लिखी होगी उस समय की बात है, ठीक है। फॉर पोइट्री मैथ्स नथिंग हैपन, और ऐसा क्यों हुआ? तुम्हारी राइटिंग्स लिखने के बावजूद भी आयरलैंड के लोगों में परिवर्तन क्यों नहीं आया?
वहाँ के वातावरण में परिवर्तन क्यों नहीं आया? भाई तुमने दुखी होकर के उनको सही राह पर लाने के लिए पोइट्री तो लिख दी, राइटिंग्स तो लिख दी, लेकिन तुम्हारी राइटिंग्स लिखने के बावजूद वहाँ के लोगों में चेंज क्यों नहीं आया, परिवर्तन क्यों नहीं आया वहाँ के वातावरण में? उसका रीज़न ये है क्योंकि पोइट्री मैक्स नथिंग हैपन, क्योंकि पोइट्री का जो है किसी समाज पर, किसी एक स्थान के वातावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि पोइट्री जो है किसी देश के वातावरण को बदल नहीं सकती है, क्योंकि पोइट्री जो है किसी एक देश की परिस्थिति को, किसी एक देश के वातावरण को प्रभावित नहीं कर सकती है। तुमने लिख तो दिया, तुमने तो लिख दिया, तुम दुखी हुए वहाँ के लोगों को इस तरह से व्यवहार करते हुए देख करके, तुम बहुत परेशान हुए, तुमने राइटिंग्स भी लिखी उनको सही राह पर लाने के लिए, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। आज भी आयरलैंड के लोगों में वही पागलपन है, वहाँ का वातावरण बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसे उस समय था जब तुम राइटिंग लिख रहे थे, जब तुम दुखी महसूस कर रहे थे उन लोगों के उस व्यवहार को देख करके। तो आज भी चीज़ें बिल्कुल वैसी की वैसी है, चीज़ें बदली नहीं है। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राइटिंग लिख देने से किसी एक देश के, किसी एक क्षेत्र के वातावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि पोइट्री जो है किसी एक देश की परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं ला सकती? नहीं ला सकती? ला तो सकती है, ला तो सकती है, अगर लोग समझें तो। लोग समझें तो इंडिया में कहीं भी नहीं ला सकते, क्योंकि लोग समझना ही नहीं चाहते हैं ना। अच्छा चलो ठीक है, अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, है ना, हालांकि वो अभी भी चल रहा होगा, है ना, चल रहा है अभी भी, अब है ना, वो 7-8 महीने करीब हो गए होंगे शायद, या 5-6 हो गए होंगे, ज़्यादा नहीं तो कम से कम, है ना। तो लगभग हाँ, आप तो कम से कम 4 या 5 महीने मान के चलो 4 या 5 महीने से तो भयंकर चल ही रहा है ना, 4-5 महीने से तो अगर यूक्रेन का कोई व्यक्ति जो कि एक पोइट है, अगर इस चीज़ से दुखी होकर के अगर कोई राइटिंग लिख दे, कोई पोइट्री लिख दे कि भाई ओ रशिया, ओ यूक्रेन, मान जाओ, मत युद्ध करो, इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा? तो क्या रशिया और यूक्रेन दोनों लड़ाई लड़ना बंद कर देंगे? क्यों? क्योंकि पोइट्री किसी एक क्षेत्र के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि पोइट्री जो है किसी एक क्षेत्र के वातावरण को, वहाँ के लोगों के व्यवहार को बदल नहीं सकती। बदल तो सकती है, लेकिन लोग समझें तो ना, लोग माने तो ना। भाई जब मिसाइलें चला रहे हैं तो उससे ही नहीं मान रहे, तो पोइट्री से मानेंगे क्या? जो बम फेंक रहे हैं उनसे ही डर नहीं लग रहा, तो पोइट्री से समझेंगे क्या वो लोग? जब देश सब जा रहे हैं तो ये वाली बात है। इसीलिए W.H. Auden ने कहा है कि भाई इस तरह के जो मसले होते हैं, इस तरह के जो मामले होते हैं, वो पोइट्री लिख देने से नहीं सुलझते हैं, है ना। आपने तो लिख दी, आपका दिल अच्छा था, आपका दिल साफ सुथरा था, लेकिन लोग थोड़ी मानने वाले हैं। अभी गांधी जी अगर भारत देश को आज़ाद कराना चाहते थे तो पोइट्री लिख देने से भारत देश आज़ाद हो जाता क्या? पोइट्री लिख देते, मान लो अगर ओ अंग्रेज़ों भारत छोड़ो शीर्षक के ऊपर अगर वो पोइट्री लिख देते तो क्या अंग्रेज़ भारत छोड़ के चले जाते क्या? तो पोइट्री लिख देने मात्र से जो है किसी एक क्षेत्र का वातावरण चेंज नहीं होता। राइटिंग लिख देने मात्र से जो है वातावरण में बदलाव नहीं आता, परिस्थितियों में जो है कोई चेंज नहीं आता। इसीलिए उन्होंने ये लाइन लिखी है। अगले पेज पर आइए, इट सर्वाइव्स, और तुम्हारी राइटिंग में ही जो है, जो आज भी जिंदा हैं, उन्हीं में जो है आज भी ये सारी चीज़ें विशेष रूप से प्रदर्शित होती है, विशेष रूप से जो है हमें पता लगती है। जो पोइट्री है वो किसी एक क्षेत्र में परिस्थिति में बदलाव तो नहीं ला सकती, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहती है, लेकिन फिर भी वो बता रही होती है। क्या बता रही होती है? इन द वैली ऑफ इट्स इन द वैली ऑफ इट्स सेइंग कि, अब यहाँ पर पोइट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है उन्होंने। तो ये तो चलो फिर भी आपको समझ में आ गया, लेकिन ये वाला जो पैराग्राफ है, ये वाला जो स्टेंजा है, इसको ध्यान से समझिएगा,
क्योंकि ये थोड़ा मेटाफरिक तरीके से उन्होंने लिखा है ना। पोइट्री जो है, वो कहते हैं पोइट्री जो है किसी एक क्षेत्र की परिस्थिति में बदलाव तो नहीं ला सकती है, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहती है और ये बता रही होती है, क्या बता रही होती है, इन द वैली ऑफ इट्स सेइंग, जो भी बात, सबसे पहले सेइंग के ऊपर आइए आप, है ना, थोड़ा गौर से समझिएगा दोस्तों। यही है वो गोता लगाने वाला समंदर जिसमें मैंने आपको कहा था कि भाई ढंग से गोता लगाना, ठीक है। देखिए क्या बता रही होती है पोइट्री, इन द वैली ऑफ इट्स सेइंग। सबसे पहले मैं व्हीकल बोलूंगा, फिर टेनर बोलूंगा, पहले व्हीकल को समझिएगा फिर टेनर को समझिएगा। वो कहते हैं पोइट्री जो है किसी क्षेत्र की परिस्थिति में बदलाव तो नहीं ला सकती, लेकिन फिर भी वो बता रही होती है, क्या बता रही होती है, इन द वैली ऑफ इट्स सेइंग, जो भी बात उस पोइट्री में, सेइंग के ऊपर आइए पहले, जो भी बात उस पोइट्री में कही जा रही होती है उसकी घाटी में, इन द वैली ऑफ इट्स सेइंग, जो भी बात उस पोइट्री में कही जा रही होती है उसकी, उस कही जा रही बात की घाटी में, कही जा रही बात की घाटी में मतलब गहराई में, यानी जो भी बात उस पोइट्री में कही जा रही है उस बात की गहराई में, यानी कि उस पोइट्री का जो कंटेंट है, उस पोइट्री की जो विषय वस्तु है, क्योंकि पोइट्री में विषय वस्तु ही तो लिखी जाएगी ना, तो उस पोइट्री की जो विषय वस्तु है, जो बात उसमें कही जा रही है, उसकी जो गहराई है, उस गहराई में वेयर, जहाँ पर, कहाँ पर, उस पोइट्री की गहराई में, उस बात की गहराई में, उस गहराई को एग्जीक्यूटिव्स वुड नेवर वांट टू टेम्पर, उस गहराई को जो बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो किसी कंपनी के मालिक हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूट के मालिक हैं या मैनेजर हैं, तो बड़े बड़े जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो उस गहराई को कभी बदल नहीं सकते हैं, चाह कर भी जो है उसको टेम्पर नहीं कर सके, चाहे वो कितने ही बड़े एग्जीक्यूटिव हों, लेकिन जो बात किसी पोइट्री में कही जाती है उस बात की गहराई को वो बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स भी चेंज नहीं कर सकते, उसमें बदलाव नहीं ला सकते। भाई पोइट्री में एक पोइट ने जो बात लिख दी, चाहे वो कितनी ही गहराई से लिखी हो उसने, तो क्या बड़े बड़े जो एग्जीक्यूटिव्स हैं क्या उस पोइट्री की उस गहराई को चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि पोइट ने जो लिखा है भले वो कितनी ही गहराई से लिखा हो, लेकिन हम जब उसकी गहराई में उतरते हैं, हम जब उसकी डीपनेस में उतरते हैं, जो बात उसमें कही जा रही है, तो क्या उस गहराई से कही हुई बात को क्या हम चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब हम उस कही गई बात की गहराई में उतरते हैं तो उस घाटी में कोई भी बड़ा, कितना ही बड़ा एग्जीक्यूटिव हो, कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, उसमें बदलाव नहीं ला सकता, क्योंकि जो पोइट ने लिख दिया है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। हाँ, वो बात अलग है, कोई अगर कुछ अलग मीनिंग निकाल ले तो वो चीज़ अलग हो जाती है ना। जैसे अपन ने आगे सेक्शन फर्स्ट में पढ़ा था, वो बात अलग है कि कोई अगर एक डेड पर्सन के लोग जो है अपने अपने हिसाब से अब मीनिंग निकालेंगे और इस तरह से मरे हुए व्यक्ति की राइटिंग को मॉडिफाई कर दिया जाएगा, तो गलत मीनिंग निकालना एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन जो बात पोइट ने कही है उसके मीनिंग को तो चेंज नहीं कर सकते ना। बस वही बात वो कह रहे हैं। And it flows south from ranches of isolation and the busy griefs। और चेंज इसलिए नहीं कर सकते हैं वो बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स क्योंकि ये जो पोइट्री जो होती है, क्योंकि ये जो पोइट्री होती है, पोइट्री में इट किसके लिए आया है? जो बात उसमें कही जाती है। और किस में कही गई है वो बात? पोइट्री में। तो यहाँ पे इट किसको रेफर कर रहा है? उस बात को, और उस बात में भी किसको? पोइट्री को। पोइट्री को रेफर कर रहा है, और पोइट्री में भी किसको? पोइट्री में जो बात कही जा रही है उसको रेफर कर रहा है। तो इट फ्लोज, क्यों नहीं कर सकते वो बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स उस बात की गहराई को चेंज? वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो पोइट्री है, पोइट्री में कही जाने वाली जो बात जो है, फ्लोज, वो बहती है। इट, पोइट्री यानी पोइट्री में कही गई बात जो है, बात है, इट फ्लोज, वो बहती है साउथ, दक्षिण की ओर। साउथ यानी दक्षिण की ओर। अब एग्जैक्टली यहाँ पे साउथ उन्होंने क्यों यूज किया है,
इसको मैंने जानने की बहुत कोशिश की, समझने की बहुत कोशिश की, साउथ का मीनिंग भी चेक किया, क्योंकि साउथ का मीनिंग दक्षिणी होता है ना। साउथ का और कोई मीनिंग होता भी नहीं, ना एडजेक्टिव के रूप में कुछ और होता है, ना कुछ और, केवल दक्षिणी दिशा डायरेक्शन को शो करता है सिर्फ, है ना। अब आप यहाँ पर ये सोचिए कि उन्होंने साउथ क्यों यूज किया होगा। ऐसे भी तो हो सकते हैं, नहीं हाँ, जैसे किसी पोएट्री को पढ़ते हैं तो हम जैसे पढ़ते हैं ना हाँ, तो जैसे पढ़ते हैं तो नॉर्थ से पढ़ते हैं, ऊपर से, तो जैसे पोएट्री को पढ़ते जाते हैं, जैसे नीचे आते हैं तो उसका मीनिंग, डीप मीनिंग तो हम नीचे की ओर ही जानते हैं, मतलब। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, नहीं ऐसा हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखो एग्जैक्ट मीनिंग क्या सोच करके उन्होंने साउथ यूज किया था, ये तो WB यीट्स ही बता सकते हैं, है ना। एग्जैक्ट नहीं, ये ऐसे है, इट फ्लोज, ये बहता है, तो बहता है तो पोएट्री में तो वो सब नहीं, तो वही जो कहें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल ठीक बात कही है आपने भाई। एग्जैक्टली उन्होंने साउथ क्यों यूज किया था ये तो WB यीट्स ही जाने, वो तो अब मर गए तो वो तो बता नहीं सकते। अब जाहिर सी बात है लोग इसको समझने के लिए, भाई जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको भी तो लोगों ने पढ़ा है ना, वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा हो तो, दाएं से बाएं लिखा जाता था उसको, है ना। तो दाएं से बाएं जो लिखा जाता था उस लिपि को, उसको भी तो लोगों ने पढ़ लिया ना, पढ़ा नहीं पढ़ा। अशोक के शिलालेखों को, उनको भी तो पढ़ा है ना, ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था उनको, ब्राह्मी लिपि में लिखा है, अपनी तो लिपि देवनागरी है हिंदी की, है ना, और ये इंग्लिश में ये रोमन है इसकी लिपि, तो स्टाइल मतलब, तो उसको भी तो पढ़ा ना लोगों ने। तो लोगों ने जब पढ़ा है तो उसको उन्होंने अच्छी तरह से जाना है, समझा है। हालांकि अब वाकई में उनका मीनिंग क्या था ये तो वही लोग जाने जिन्होंने लिखा है, लेकिन फिर भी लोगों ने पढ़ करके अपने हिसाब से जो उनको समझ में आया वो मीनिंग निकालने की कोशिश की है। सही बात है ना भाई। अगर कहीं पे मान लो कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का कोई शिलालेख मिल गया आपको कहीं पर किसी स्थान पर, अब उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है असल में वो तो वही जाने जिन्होंने लिखा, लेकिन जो व्यक्ति वाकई में उसको पढ़ पा रहा है, क्योंकि हम तो पढ़ नहीं सकते, तो जो व्यक्ति पढ़ रहा है तो जो अर्थ वो बताएगा वो तो मानना पड़ेगा ना अपने को कि भाई ये लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पर आज से 5000 साल पहले दिव्यांशु नाम का एक प्राणी आया था और उसने यहाँ पर बहुत बड़ा जो है यज्ञ किया, और यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके आशीर्वाद मांगा और वो मिल भी गया उसको। तो ये वो जगह है जहाँ पे दिव्यांशु ने तपस्या की थी, कितने सालों तक, 200 सालों तक लगातार वो स्थान है ये। तो वहाँ के राजा ने जो है उस स्थान को मंदिर बना दिया, दिव्यांशु का मंदिर, और मंदिर बना करके वहाँ पे शिलालेख लगवा दिया कि भाई भविष्य में आने वाली पीढ़ी जो है इस चीज़ को जाने पढ़े। अब वहाँ पे हुआ क्या था, लेकिन पढ़ने वाला 5000 साल पहले जब उस राइटिंग को पढ़ेगा तो वो मीनिंग अगर कुछ और बता दे तो आपको थोड़ी पता लग रहा है कि वो क्या बोल रहा है। आप तो वही बात मानोगे ना जो वो पढ़ करके बताएगा। अब मान लो उसने दिव्यांशु नाम की जगह गलत सुन करके अगर गौरव कह दिया तो हम सभी लोग तो क्या जानेंगे, भाई यहाँ पर गौरव नाम के व्यक्ति ने जो है 200 सालों तक तपस्या की थी, जबकि नाम क्या है, दिव्यांशु। तो हम तो गौरव ही मानेंगे ना, क्योंकि पढ़ने वाले ने हमको गौरव बताया है। किताबों में क्या दर्ज हो जाएगा, गौरव 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 गौरव। आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स में यूपीएससी की जब तैयारी कराई जाएगी क्या पढ़ाया जाएगा, गौरव 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 गौरव। अब ऊपर से दिव्यांशु जब देख रहा होगा, वो वाला दिव्यांशु ऊपर से जब दिव्यांशु देख रहा होगा वो कह रहा होगा अबे मैंने की थी, मैं दिव्यांशु हूं, लेकिन आके थोड़ी बताएगा। तो वही वाली चीज़ है, तो ये वाली बात हो जाती है दोस्तों। तो वाकई में उन्होंने साउथ किस लिए यूज़ किया ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन अर्थ निकालने वालों ने अपने अपने तरीके से अर्थ निकाल लिया। तो मुझे भी इसका मीनिंग ये पता लगा, भाई ये भी सही हो सकता है जो रोहित ने कहा है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन मुझे शायद ऐसा लगा कि शायद इसका मीनिंग ये हो, क्योंकि पोइट्री में इंसान कहाँ से सोचता है, दिमाग से सोचता है। दिमाग से जब सोचता है तो ये नॉर्थ डायरेक्शन, और फिर मन में आती है वो, तो नॉर्थ से साउथ, और फिर यहाँ से पोइट्री निकलती है, मतलब नॉर्थ से साउथ,
भाई नॉर्थ से साउथ ऐसे ही तो होती है ना। तो दिमाग में सबसे पहले वो सोचता है, इमेजिन करता है। इमेजिन कहाँ से करेगा? मन से तो करेगा नहीं, माइंड से करेगा। और जब दिमाग से सोचेगा तो वो बात दिमाग के थ्रू कहाँ पे आएगी? मन में आएगी। अब मन में आएगी दिल से, तो यहाँ से निकलेगी। ठीक है, ये भी हो सकती है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बात ही सही है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है ये सही हो, या हो सकता है जो रोहित ने कहा वो सही हो। एक प्रोनाउन यूज कर रहे हैं हम, तो वो थिंग उन चीजों के लिए कर रहे हैं। हाँ, उन चीज़ों के लिए यूज कर रहे हैं, जो चीजें जो मेटेरियल उन्होंने लिखा है, तो उनके बारे में बताया कि इट फ्लो साउंड। नहीं, बिल्कुल सही बात है, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, अब एग्जैक्टली देखो अपन यहाँ पे कह नहीं सकते, क्योंकि साउथ दक्षिण दिशा कौन सी है, कौन सी ये वो वाली है या ये वाली है, ये तो अपन कह नहीं सकते। बस वही वाली बात है। खैर जो भी है, तो उसके ऊपर बहस नहीं करते हैं अपन तो सीधे पढ़ने पे ध्यान लगाते हैं। मीनिंग तो समझ में आ गया, सीधी बात है। तो ये तो एक डिबेटिंग, मतलब एक डिबेट करने वाला टॉपिक है ना। सब तर्क अलग अलग होते हैं सभी के, तो उस पर अपने को डिबेट नहीं करना है, डिबेट कंपटीशन नहीं रख रहे हैं अपन यहाँ पे। अपन तो सिर्फ पोइट्री पढ़ रहे हैं। देखिए, तो जो भी आपको मीनिंग समझना है, आप ये वाला या ये वाला जो भी समझिए, आप समझिए। इट फ्लोज साउथ, तो वो बड़े बड़े जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो उस पोइट्री में कही जा रही जो गहराई से बात कही जा रही है, उसकी गहराई को बदल नहीं सकते। वो इसलिए नहीं बदल सकते बिकॉज इट फ्लोज साउथ फ्रॉम रांचेस ऑफ आइसोलेशन एंड द बिजी ग्रीव्स। क्योंकि एक जो पोइट्री होती है, उस पोइट्री में काफ़ी गहराई से कही गई जो बात होती है, वो बात निकलती है, बहती है। कहाँ से? फ्रॉम रांचेस ऑफ आइसोलेशन। एक व्यक्ति के अकेलेपन का जो हिस्सा होता है, एक व्यक्ति के अकेलेपन का जो खेत होता है। अब खेत, अकेलेपन का खेत देखा है क्या आपने कहीं? ये मेटाफरिक सिचुएशन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फील्ड से मतलब यहाँ पर है एकाकीपन का हिस्सा, एकाकीपन का भाव, है ना। रांचेस का मतलब बड़े बड़े खेत होते हैं, तो बड़े बड़े खेत से मतलब नहीं है एकाकीपन का, आइसोलेशन का कोई फील्ड नहीं होता है ना। और ना ही ग्रीफ का कोई फील्ड होता है, दुख का और एकाकीपन के कोई खेत नहीं होते। क्योंकि पोइट्री निकलती है कहाँ से? बड़े बड़े दुख के खेतों से निकलती है, बड़े बड़े अकेलेपन के खेतों से निकलती है। अब अकेलेपन के खेतों से, दुख के खेतों से मतलब है, यानी एक व्यक्ति अपने मन में जो दुख महसूस करता है, जो दर्द महसूस करता है, जब अकेलापन उसको फील करता है, तो उस अकेलेपन के इमोशन से प्रभावित होकर के वो पोइट्री निकलती है। तो कहाँ से निकल रही है? मन से। सोचता कहाँ से है वो? दिमाग से। और दिमाग से सोचता है तो मन में वो बात आती है और यहाँ पे महसूस होती है। अकेलापन भी अपने को महसूस होता है तो दिल से महसूस होता है, दुख भी अपने को महसूस होता है तो दिल से महसूस होता है, और यहीं से वो पोइट्री निकलती है ना। तो रेफरेंस किसका है? मन का रेफरेंस है। अच्छी बात है, आपने सोचा, बहुत बढ़िया बात है ना। तो अब इस हिसाब से तो देखो यही होना चाहिए ना। आप खुद सोचो भाई, अकेलापन कहाँ फील होगा अपने को? दिल में महसूस होगा। दुख कहाँ महसूस होगा अपने को? दिल में महसूस होगा। तो इट फ्लोज साउथ, तो ये जो है दक्षिण की ओर बहती है। और जिस अकेलेपन को हम दिल से महसूस करते हैं, जो दुख हम दिल में महसूस करते हैं, बस यहाँ से निकलती है पोइट्री। तो ये होती है पोइट्री। पोइट्री जो है, एक व्यक्ति जो दुख दर्द महसूस करता है अपने दिल में, जो अकेलापन महसूस करता है अपने दिल में, वहाँ से वो पोइट्री निकल करके बहती है और शब्दों के माध्यम से जो है किताबों पर लिख दी जाती है। तो जिस भाव से एक व्यक्ति पोइट्री लिख रहा है, उस व्यक्ति के भावों में कोई दूसरा व्यक्ति परिवर्तन कैसे कर देगा? सही बात है ना भाई। पोइट ने अगर कुछ गहराई से किसी बात को लिख रहा हूं, तो मेरे दिल में जो मैं महसूस कर रहा हूं, वहां से मैं महसूस करके उस चीज को लिख रहा हूं। तो मेरे दिल में क्या है वो मैं महसूस करके अपनी राइटिंग में लिख रहा हूं। तो उस राइटिंग को कोई दूसरा व्यक्ति कैसे चेंज कर देगा? तो पोइट्री जो होती है दोस्तों, एक व्यक्ति के दिल से निकलती है। जिस दिल में वो अकेलापन महसूस होता है, जहां से उसे दर्द महसूस होता है, तो उन भावों से पोइट्री बह करके जो है निकलती है कागजों के ऊपर। रो टाउन्स दैट वी बिलीव एंड डाई इन। अब इसको सही क्रम में जमाइए, इन पहले आएगा। वी बिलीव इन
towns that we believe, अच्छा सही क्रम में जमाइए इसको, देखिए राइट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में इसको सेट कीजिए। रो टाउन्स दैट इन वी बिलीव एंड डाई, रो टाउन्स दैट इन वी बिलीव एंड डाई, रो टाउन्स इन दैट वी बिलीव एंड डाई, रो टाउन्स दैट इन बिलीव, रो टाउन्स दैट इन वी बिलीव एंड डाई, रो टाउन्स, या इनको आगे भी लगा लो, इन रो टाउन्स दैट वी बिलीव एंड डाई। हाँ ये भी हो सकता है, ये सही है। हाँ एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, सही करेक्ट ऑर्डर में इसको सेट कीजिए। इन रो टाउन्स दैट वी बिलीव एंड डाई, ये सही है। इन आगे लगा दो। अगर इनको लाएंगे तो इनकी तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा उसका प्रीपोजिशन में, फिर दूसरा रो डाउन से ऑब्जेक्ट है मतलब नहीं ऑब्जेक्ट आएगा सर। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया ना, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया ना, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हाँ उसका हो जाएगा इन रो टाउन्स, इन रो टाउन्स, हाँ प्रीपोजिशन का हो जाएगा। इन रो टाउन्स दैट वी बिलीव, हाँ सही है, बिलीव का हो गया ना भाई, किस में बिलीव करते हैं, रो टाउन्स में, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो इन रो टाउन्स दैट वी बिलीव एंड डाई, ये इसका करेक्ट ऑर्डर होगा। अब इसको देखिए, अब इसको समझिए आप। पोइट्री कहाँ से बहती है, हमारे दिल से निकलती है, हमारे दिल से बहती है। जिस अकेलेपन के भाव को हम महसूस करते हैं या जिस दुख के भाव को हम महसूस करते हैं, वहाँ से निकल करके पोइट्री बहती है। तो इसीलिए पोइट्री का जो भाव होता है, जो बात उसमें कही गई होती है, वो एक व्यक्ति का सच्चा भाव होता है, जिसको कोई व्यक्ति बदल नहीं सकता, जिसमें कोई व्यक्ति परिवर्तन नहीं कर सकता। क्योंकि एक राइटर जो होता है, एक पोइट जो होता है, वो कई सारे रो टाउन्स में बिलीव करता है, और ऐसे रो टाउन्स जो उसके मन में उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं। ये व्हीकल है, इसका टेनर समझिएगा आप। रो टाउन्स मतलब कच्चे शहर। अब कच्चे शहर जो उसके मन में उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं, अब कच्चे शहर जो उसके मन में उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसका टेनर क्या होगा, वो सारी की सारी कल्पनाएं, वो सारे के सारे भाव जो उसके मन में कई बार उत्पन्न होते हैं, तो कई बार जिन चीज़ों को वो लिख देता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वो नहीं लिखता है, तो वो मर जाते हैं, वो भाव, वो इमेजिनेशंस। ठीक है। तो एक व्यक्ति के दुख से प्रभावित होकर के एक व्यक्ति अपने, सपोज करो अपने मन में अगर वो किसी दुख को अगर महसूस कर रहा है, किसी अकेलेपन को अगर महसूस कर रहा है, तो उससे प्रभावित होकर के उसके भाव उत्पन्न होते हैं उसके मन में, और उन भावों को वो अपनी राइटिंग में डाल देता है, लिख देता है। और इन सारी चीज़ों से प्रभावित होकर के जब कोई भाव, जब कोई इमोशंस, जब कोई इमेजिनेशन उसके माइंड में क्रिएट होती हैं, जिन इमोशंस, जैसे सपोज करो किसी एक दुख या किसी अकेलेपन से प्रभावित होकर के आपके मन में कोई भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो भाव को उन्होंने किससे कंपेयर कर दिया, रो टाउन से, कच्चे शहर। अब वो शहर कच्चा तब तक रहेगा जब तक उसको वो लिखेगा नहीं, जब लिख देगा तो पक्का हो जाएगा, है ना। अभी लिखा नहीं है तो कच्चा है, जब लिख देगा तो पक्का हो जाएगा। तो ये है। तो एक राइटर जो होता है मेटाफर है, ठीक है। तो एक राइटर जो होता है, उसके मन में उस दुख की वजह से, उस अकेलेपन की वजह से जो है काफ़ी सारे कच्चे शहर उत्पन्न होते हैं, यानी काफ़ी सारे भाव उत्पन्न होते हैं, काफ़ी सारी इमेजिनेशंस जो है उसके अंदर आती हैं, जिनमें वो बिलीव करता है। तो कुछ को वो जो है पक्का बना देता है और कुछ को जो है मार देता है, यानी कि कुछ भाव वो लिख देता है, कुछ फीलिंग्स को अपनी राइटिंग में जगह देता है, तो कुछ भाव जो है गायब हो जाते हैं। इस तरह से पोइट्री लिखी जाती है। तो उसमें बदलाव कैसे किया जा सकता है बताओ आप। एक व्यक्ति जो है जब पोइट्री लिखता है तो अपने भावों से प्रभावित होकर के लिखता है, अपने ग्रीफ, अपने दुख से प्रभावित होकर के लिखता है, जो भी उसके मन में चल रहा होता है। और जब उससे प्रभावित होकर के जब वो अपनी राइटिंग में किसी बात को गहराई से लिखता है, तो उस गहराई से कही गई उस बात को कोई व्यक्ति चेंज कैसे
परिवर्तित कर सकता है, कैसे बदल सकता है उस चीज़ को, क्योंकि वो तो एक राइटर के मन से निकल रही है बात, उसमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता दोस्तों। इट सर्वाइव्स, और इस प्रकार से एक राइटर की जो भावना होती है वो उसकी राइटिंग में सर्वाइव करती है। इस प्रकार से एक राइटर का जो विचार होता है वो उस पोइट्री में हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहता है। वो राइटिंग इस प्रकार से हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहती है, भले ही उसको लिखने वाला मर जाए, लेकिन इस प्रकार से जो बात लिखी गई है वो हमेशा ज़िंदा रहती है उस पोइट्री के फॉर्म में। और वो जो बात होती है वो क्या होती है, अ वे ऑफ हैपनिंग, किसी चीज़ के होने का एक तरीका प्रदर्शित कर रही होती है। अ माउथ, एक भाषा के रूप में, एक लैंग्वेज के रूप में। वो जो बात जिसको पोइट ने लिखा है वो एक घटना के घटित होने का तरीका बता रही होती है, यानी कि जो भी घटना पोइट के लाइफ में घटित हुई है तो उसको उसने उस तरीके से लिख दिया। तो वो जो बात कही जा रही है उस पोइट्री में वो किसी एक घटना के घटित होने का तरीका बता रही होती है, एक भाषा के रूप में, एक लैंग्वेज के रूप में। इस तरह से एक चीज़ को जो है, अपने इमोशंस को, अपने भावों को जो एक पोइट के मन में उत्पन्न होते हैं, इस तरह से वो उन भावों को जो है एक्सप्रेस करता है अपनी राइटिंग्स में। और उनको बदलना इम्पॉसिबल है, उनको चेंज करना इम्पॉसिबल होता है किसी व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो एक पोइट के मन से निकले हुए सच्चे भाव होते हैं जो वो महसूस करता है, उनको वो लिखता है और उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये सेक्शन सेकंड जो है आपकी कंप्लीट हो गई है। तो यही W.B. यीट्स ने भी लिखा है, W.B. यीट्स ने भी यही लिखा है। उनकी जो भी बातें उन्होंने महसूस की है वो सारी की सारी बातें उन्होंने लिखी है अपनी राइटिंग्स में, और ये सारी बातें हमको उनकी राइटिंग पढ़ने से पता लगती है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने फर्स्ट वाली लाइन में ये लाइन लिखी थी, यू वर सिली लाइक अस, तुम भी जो है एक आम पोइट की तरह ही तुम्हारा जीवन रहा है, और ये सारी बातें हमें तुम्हारे राइटिंग को पढ़ने से पता लगती है, क्योंकि तुमने भी जो है अपनी राइटिंग में वो सारी चीज़ें लिखी है जो एक आम इंसान के लाइफ में, जो एक आम इंसान को फील होती है, जो एक आम इंसान को प्रभावित करती है, वही सारी चीज़ें तुम्हारे साथ भी हुई है। और ये सारी चीज़ें जो है हमें तुम्हारी राइटिंग पढ़ करके पता लगी है, क्योंकि एक राइटिंग में जो है जो भी पोइट महसूस करता है वो उसी चीज़ को एक्सप्रेस करता है ना। पोइट भले मर जाता है लेकिन उसकी राइटिंग जो है, जो घटना उस समय घटित हुई थी, उस घटना के घटित होने का तरीका वो बताता है एक भाषा के रूप में। तो ये होती है पोइट्री, और इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, और वही काम W.B. यीट्स ने भी किया है। तो ये सेक्शन सेकंड कंप्लीट, कल सेक्शन थर्ड स्टार्ट करेंगे। आ गया ना तैरना? चलो ठीक है। 2 दिन के बाद